नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द ट्रुथ मंथन। और इस ट्रुथ मंथन के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की, उन क्राइम स्टोरीज की जो झारखंड से है। रांची या झारखंड की राजधानी, तेजी से बढ़ता हुआ शहर, नई कॉलोनियां, ऊंची इमारतें, करोड़ों की जमीनें, लेकिन हर शहर की चमकदार तस्वीर के पीछे एक दूसरी कहानी भी होती है। रांची की भी यही कहानी है। यह कहानी है जमीन की, पैसे की, प्रभाव की और उन विवादों की जो कभी कभी अपराध का रूप ले लेता है। और ये साल था 2000। झारखंड राज्य का गठन होता है, रांची राजधानी बनती है। अचानक शहर का महत्व बढ़ जाता है और सरकारी दफ्तर, नए प्रोजेक्ट, नए उद्योग और तेजी से बढ़ती आबादी। इसके साथ ही बढ़ने लगती है जमीन की कीमत। जहां कुछ साल पहले जमीन लाखों में थी, वहां कीमत अब करोड़ों तक पहुंचने लगती है। निवेशक आते हैं, बिल्डर आते हैं, ब्रोकर आते हैं और यहीं से शुरू होता है जमीन का बड़ा खेल। शहर का विस्तार हो रहा था, गांव शहर में बदल रहे थे, खेत प्लॉट में बदल रहे थे, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे थे, नई रजिस्ट्रियां हो रही थी। लेकिन इसी दौरान कई भूमि विवाद भी सामने आने लगे, क्योंकि जब जब विकास की बात होती है तब तब कहीं ना कहीं उससे अपराध जुड़ा होता है। कहीं एक ही जमीन पर कई दावेदार, कहीं दस्तावेजों को लेकर सवाल, कहीं सीमांकन का विवाद और कहीं सीधे सीधे कब्जे का आरोप। जांच एजेंसियों के अनुसार बाद के वर्षों में झारखंड के कई हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड, रजिस्ट्री और स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद हुए। हर विवाद अपराध नहीं बदलता, लेकिन जब जमीन की कीमत करोड़ों में पहुंच जाए तो दांव भी बड़ा हो जाता है। इसी कड़ी में रांची के रियल एस्टेट दुनिया में एक नया वर्ग का उभरता चेहरा सामने आने लगा, और एक वर्ग जो पूरी तरह से रांची के जमीनों पर अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया। भूमि ब्रोकर, दलाल, मध्यस्थ, संपर्क रखने वाले लोग जो जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच पुल का काम करते हैं। अधिकांश लोग वैध कारोबार करते हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड बताती है कि कुछ मामलों में यही क्षेत्र विवादों और हिंसा का केंद्र भी बना। जब पैसा बढ़ता है तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, और जब प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। और इसी तरह के संघर्ष की कहानी आज हम लेकर के आए हैं, और आज हम आपको बताएंगे रांची क्राइम फाइल्स की वो तमाम चीजें। साल 2014, रांची का लालपुर इलाका, एक ऐसा मामला सामने आता है जिसने पूरे शहर का ध्यान खींचा। भूमि कारोबारी कुंदन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या सुनियोजित लग रही थी। पुलिस जांच शुरू होती है, टीम बनाई जाती है, मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, गवाहों से पूछताछ होती है, जांच आगे बढ़ती है और सामने आती है चौंकाने वाली दर्दनाक चीजें। पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार करती है। जांच के दौरान अधिकारियों ने बताया कि हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना का एंगल सामने आया है, और रिपोर्टों के अनुसार आरोपियों ने सोशल मीडिया और फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर पीड़ित को जाल में फंसाने की कोशिश की। इस तरह की घटना में बहुत सारी चीजें सामने आती है। क्योंकि मैं उन फैक्टों पर बात कर रहा हूं जो पुलिस रिकॉर्ड्स में है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या जमीन का कारोबार अब केवल व्यवसाय नहीं रह गया था? क्या जमीन का कारोबार अब खून से सना हो गया? क्या जमीन के कारोबार में अब माफियाओं का एंट्री हो गया था? क्या इसमें व्यक्तिगत दुश्मनी, आर्थिक हित और प्रभाव की लड़ाई भी शामिल हो चुकी थी? रांची के लोग यह सब देख रहे थे। अखबारों में खबरें छप रही थी, टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में ऐसे और मामले सामने आने वाले थे जो कि रांची के जनता को पूरी तरह से झकझोर दे। कुछ जमीन से जुड़े, कुछ ठेकेदारी से, कुछ सीधे आर्थिक हितों से, और कुछ ऐसे जिनमें पुलिस को पेशेवर शूटरों के इस्तेमाल की जांच करनी पड़ी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्त, क्योंकि आगे हम कुछ चीजों पर ऐसी चर्चा करेंगे जो आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम ऐसी क्राइम की दुनिया की चर्चा करेंगे जहां दांव केवल जमीन का नहीं था। एक और चर्चित कांड है जो 2024 में हुआ।
जगह था बोकारो, औद्योगिक पहचान वाला शहर, बड़ी परियोजनाएं, बड़े ठेके और बड़े आर्थिक हित। इसी माहौल में एक नाम चर्चा में था, शंकर रवानी। वे एक ठेकेदार थे और स्थानीय कारोबारी जगत में पहचानने जाते थे। लेकिन जुलाई 2024 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। 18 जुलाई 2024 अखबार फैलती है कि शंकर रवानी की हत्या कर दी गई है। स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल जाता है। परिवार और समर्थक न्याय की मांग करने लगते हैं। मामला तेजी से सुर्खियों में आता है और अब पुलिस पर भी इसके दबाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। हत्या केवल एक व्यक्ति का ही नहीं थी, यह एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। जांच शुरू होती है। क्योंकि पुलिस पर जिस तरह से प्रेशर बना, क्योंकि ये चर्चित नाम था, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, तो इस पे जांच शुरू होती है। स्पेशल टीम बनाई जाती है, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, आर्थिक लेन देन की जांच होती है, कई लोगों से पूछताछ शुरू होती है और दिन बीतते हैं और फिर पुलिस कार्रवाई तेज होती है। जांच के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जाता है। बाद में पुलिस राजू दुबे, अशोक सम्राट, परीक्षित सिंह, श्याम कुमार रवानी और अमित कुमार रवानी सहित कई लोगों को गिरफ्तारी की घोषणा करती है। क्योंकि जब जब इस तरह की घटनाएं होती है, इसमें राजनीतिक लोगों की भी भागीदारी हो जाती है। क्योंकि जिस बड़े बड़े नामों के पीछे बड़ी बड़ी चीजें भी छुपी होती है। सरकार की प्रेशर बनती है और पुलिस इस जांच को तेजी से करना शुरू करती है। जांच अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता और ठेकों से जुड़े आर्थिक हितों का एंगल सामने आया। यह आरोप था कि अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि हत्या के पीछे कोई बड़ी योजना हो सकती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, मामला और जटिल होता जा रहा था। क्या यह केवल व्यक्तिगत दुश्मनी थी? क्या यह कारोबारी प्रतिस्पर्धा थी? या फिर इसके पीछे कुछ और था? मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को और मजबूत किया गया। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी पूरी तरह से सक्रिय हो गई, क्योंकि लगातार राजनीतिक प्रेशर पड़ रहे थे पुलिस पर। टीम अलग अलग जिलों में छापेमारी करने लगी। संदिग्धों की गतिविधियों को खंगाला गया। फोन रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और संपर्कों की जांच की गई। फिर जांच में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आ गया, क्योंकि क्राइम की अलग अलग रूपरेखा होती है और जब तक जांच पूरी तरह से सही दिशा में ना हो, तब तक सही चीजों का और कारणों का पता नहीं चल पाता है। तो इस कहानी में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पुलिस ने एक अन्य आरोपी जो वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद कई अहम जानकारियां मिली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान जो बरामदगी हुई, उसने सबका ध्यान खींचा और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। छापेमारी में पुलिस ने हथियार जब्त किए। रिपोर्टों के अनुसार इनमें AK-47 राइफल, कार्बाइन, पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस शामिल थे। यह बरामदगी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने जांच को और भी गंभीर बना दिया। जब भी इस तरह की घटनाएं जब घटती है, तो पुलिस पहले प्राथमिक जांच में आसपास और रिश्तेदारों की ही जांच करती है और धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ते हुए अपराधी को दबोच लेती है। अब मामला केवल हत्या का ही नहीं रह गया था। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही थी कि इन हथियारों का नेटवर्क क्या था और इनका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। स्थानीय मीडिया लगातार मामले को कवर कर रही थी। हर गिरफ्तारी खबर बन रही थी। हर पुलिस ब्रीफिंग सुर्खियां बटोर रही थी। लोग जानना चाहते थे आखिर इस हत्या के पीछे पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन अपराध की दुनिया में कभी भी चीजों का अंत नहीं होता और कई बार जवाब तुरंत नहीं मिलते। कुछ जवाब अदालत में मिलते हैं, कुछ जांच में, और कुछ सवाल लंबे समय तक सवाल ही बने रहते हैं। शंकर रवानी हत्याकांड ने एक बार फिर यह दिखाया कि आर्थिक हितों से जुड़े विवाद कितने खतरनाक हो सकते हैं और कितने गंभीर रूप ले सकते हैं, और यह भी कि ऐसे मामलों की जांच केवल अपराध स्थल से नहीं बल्कि पैसों के प्रवाह और जो कारोबारी रिश्ते और संपर्कों की परतों तक जाती है। क्योंकि जब भी घटना घटती है तो शुरुआती जांच से चीजें पहले समझने की कोशिश की जाती है और धीरे धीरे उस समझ के आधार पर, उसी चीजों के आधार पर आगे की बात की जाती है।
तो संपर्कों के परतों को खंगालते हुए आगे बढ़ती हुई पुलिस। लेकिन झारखंड की कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे जमीन, दस्तावेज, कथित फर्जीवाड़ा और करोड़ों रुपए की संपत्तियां जांच एजेंसियों के रडार पर आई और कैसे कुछ मामलों ने पूरे राज्य में भूमि घोटालों पर बहस छेड़ दी। तो यह है रांची अंडरवर्ल्ड फाइलें, बल्कि करोड़ों रुपए के ठेकों का था और इस पूरे हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया है। तो रांची अंडरवर्ल्ड फाइल में आज के लिए इतना ही। आगे अगले अध्याय में हम और भी चीजों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्राइम जगत में चीजें हो रही हैं और कौन कौन इसमें संलिप्त है। तो आप फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए ट्रुथ मंथन। नमस्कार।